हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन, जो कि कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पाठ है। उस पाठ में आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो अगर हम युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन होता है, इसका डिफिनीशन है कि प्राथमिक लैंगिक अंगों, जो मानव होता है यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के प्राथमिक लैंगिक अंगों जैसे कि वृषण या युग्मकों यानी शुक्राणु या अंडाणु के उत्पन्न होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जैसे कि नर में वृषण होता है, मादा में अंडाशय होता है, उनमें युग्मकों यानी वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया और अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और ये जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें दो घटनाएं घटती हैं। एक तो इसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, एक अंड जनन की प्रक्रिया होती है यानी oogenesis की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले शुक्र जनन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो सीधा सीधा सिंपल सा डिफिनीशन है इसका कि नर में जो वृषण होता है, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। और अगर हम अंड जनन की बात करें तो अंड जनन क्या होता है? तो स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है यानी oogenesis कहलाती है। तो ये तो हो गया आपका युग्मक जनन। और युग्मक जनन में हमने दो घटनाएं देखी, एक तो देखा हमने शुक्र जनन और एक देखा अंड जनन। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे शुक्र जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है। तो सबसे पहले शुक्र जनन। शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्र जनन क्या होता है? तो इसका सिंपल सा सीधा सीधा डिफिनीशन है कि इस प्रक्रिया में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु नर के प्राथमिक लैंगिक अंग यानी वृषण में निर्मित होते हैं। तो जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, वो उसमें जो है जो नर युग्मक होता है यानी जो मेल गैमीट होता है, स्पर्म, उसका फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद ये जो शुक्राणु होते हैं यानी जो स्पर्म होते हैं, और नर के प्राथमिक लैंगिक अंग यानी वृषण यानी टेस्टिस में जो है क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। अब ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है, तो पूरा जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है उसमें हम तीन फेज यानी तीन प्रवस्थाएं देखते हैं। एक तो है आपका गुणन प्रवस्था जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, एक है वृद्धि प्रवस्था जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, और एक है आपका परिपक्वन अवस्था जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो इन्हीं तीनों जो है प्रवस्थाओं में यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। तो सबसे पहले गुणन प्रवस्था क्या होता है यानी मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है? तो शुक्र जनक नलिकाओं की जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनक कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है और ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी ये द्विगुणित होते हैं। ये तो हो गया आपका गुणन प्रवस्था। अगला है वृद्धि प्रवस्था यानी ग्रोथ फेज। तो ये जो वृद्धि प्रवस्था होती है, इसमें ये जो शुक्राणु जनक कोशिकाएं होती हैं यानी ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, उनमें पोषक पदार्थों के संचित होने से उनके कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है। पोषक पदार्थों के स्टोर होने से, संचित होने से इनके जो है कोशिकाओं में, किनके? ये जो स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। अब जो तीसरी अवस्था है वह है परिपक्वन अवस्था यानी मैच्योरेशन फेज। तो ये जो परिपक्वन अवस्था होती है, इसमें जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। अब यह जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट है यह मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप शुक्राणु पूर्व कोशिका यानी स्पर्मेटिड्स बनाती है और इस प्रकार एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से
4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, यानी कि 4 शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये तो थी शुक्र जनन की जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन अवस्था। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये जो शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, यह शुरू होती है आपके ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, यानी जो आदि जनन कोशिकाएं होती हैं, ये यहीं से शुरू होती हैं। यानी पुरुषों के टेस्टिस में जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनके बनने की प्रक्रिया कहां से चालू होती है? तो चालू होती है आदि जनन कोशिकाओं से, यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से शुरू होती है। तो आप यहां देख लीजिए, यह जो आदि जनन कोशिकाएं हैं ये 2n है, 2n यानी द्विगुणित हैं, डिप्लॉयड हैं। तो जब ये आदि जनन कोशिकाएं यानी 2n जब यह प्रवेश करती हैं किसमें? यह जो गुणन प्रवस्था है, किसमें? यह जो गुणन प्रवस्था है यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें जब प्रवेश करती हैं तो इनमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो समसूत्री विभाजन है, माइटोसिस डिवीजन है, इनमें जो क्रोमोसोम ऑफ नंबर होता है यानी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो परिवर्तित नहीं होती। इसमें 1 कोशिकाओं से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें? यह जो समसूत्री विभाजन है। तो ये देखिए, ये जो आदि जनन कोशिकाएं हैं जब यह गुणन प्रावस्था में प्रवेश करेंगी तो तब इनमें समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होने से 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनेंगी और ये भी क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें समसूत्री विभाजन हुआ है और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद जब ये 2 नई जो है कोशिकाओं का निर्माण हो गया तो अब इन 2 नई कोशिकाओं के निर्माण से फिर क्या होगा? फिर जो है 4 नए शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि इनमें हो रहा है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन से जो है ये जो आदि जनन कोशिकाएं हैं उनमें जो है 2 नए द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फिर इन्हीं 2 नए द्विगुणित कोशिकाओं से 4 नए द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इनमें समसूत्री विभाजन हो रहा है और इन 4 नए जो है ये जो द्विगुणित कोशिकाएं बनी हैं इन्हें हम बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो शुक्राणु जनन कोशिका है जब यह प्रवेश करती है सेकेंड स्टेप यानी वृद्धि प्रावस्था में तो ये बनाती है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बनाती है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। और जब यह प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना लेती है तो फिर जब यह प्राथमिक शुक्राणु कोशिका परिपक्वन अवस्था यानी मैच्योरेशन फेज में जब प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है यानी मियोसिस फर्स्ट होता है। और जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि मियोसिस फर्स्ट में यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है वह डिप्लॉयड है, 2n है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई और ये बन गए n और n। क्या बन गए? n और n, यानी ये इनकी संख्या क्या हो गई? फिर हैप्लॉयड हो गई यानी अगुणित हो गई। कैसी हो गई? अगुणित हो गई। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 46 गुणसूत्र हैं तो अगर इनमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो भाई सबको पता है कि मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर ये 46 गुणसूत्र
23 की संख्या में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, फिर हैप्लॉइड हो जाएंगे। फिर अब आगे देखिए, अब ये जो हैप्लॉइड की संख्या में, यानी जो हैप्लॉइड गुणसूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, फिर इन्हें हम बोलेंगे द्वितीय शुक्राणु कोशिका। क्या बोलेंगे, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, यानी द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इनमें फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, यानी मियोसिस सेकेंड होगा। और आप सबको पता है कि यह जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है वह बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, अब ये द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं फिर क्या करेंगी, 4 नए शुक्राणु पूर्व यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण करेंगी। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं वो क्या होंगे, अगतिशील होंगे और फिर भारी होंगे, अगतिशील होंगे और भारी होंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड्स निर्मित हुए हैं, फिर इन स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, शुक्र कायांतरण की क्रिया होगी, यानी स्पर्मियोजिनेसिस की क्रिया होगी। फिर स्पर्मियोजिनेसिस की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, स्पर्म का, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और ये शुक्राणु क्या होंगे, गतिशील होंगे, यानी मोटाइल होंगे और हल्के होंगे। कैसे होंगे, हल्के होंगे। तो ये सारा का सारा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा प्रक्रिया कहलाएगा आपका शुक्र जनन या स्पर्मेटोजिनेसिस। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना उसे ना भूलिए। बहुत बहुत